और जो पूरी पढ़ाई लिखाई हुई वो इलाहाबाद में ही हुई। और आप सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी पढ़े और वहाँ के सर सबसे बड़ी बात है कि आप वहाँ के मैथमेटिक्स ऑनर से वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। यूपीएससी में अगर आप सफल नहीं होते हैं तो इसका कोई ये तात्पर्य नहीं है कि आप योग्य नहीं हैं। आपके जीवन में इसे तैयारी करने के दौरान कैसे संघर्ष आए थे? अगर कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है तो उसे कितना टाइम यूपीएससी में देना चाहिए? और बच्चों का एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है सर ऑप्शनल पेपर को लेकर कि वो ऑप्शनल पेपर को कैसे डिसाइड करें। इसी प्रकार से जो है अगर हम लोग देखें, अभी हम लोगों ने मुंगेर मैराथन कराई थी 42.195 किलोमीटर। इसी जब दो धर्मों के बीच या दो जातियों के बीच सर कब कोई भी विवाद होता है तो सर उस बीच आप सामंजस्य कैसे बैठाते हैं? तो अगर बिहार में सर अर्थव्यवस्था और रोजगार के दृष्टिकोण से बिहार को देखा जाए तो सर उसमें कैसे बेहतर किया जा सकता है? बिहार का नाम लेते ही लोगों के मन में कट्टा, बंदूक, वायलेंस आने लगता है। किसी दलाल वगैरह के चंगुल में नहीं फंसना है, और अगर आपको वास्तव में कहीं दिक्कत है तो आप निसंकोच वरीय पदाधिकारियों के पास। और बीपीएससी को लेकर भी सर एक बहुत मुद्दा हाई लेवल पे हाईलाइट है सर, जिससे नॉर्मलाइजेशन का। और बिहार के सर एक प्रमुख टीचर जो खान सर पटना के नाम से जाने जाते हैं, तो सर उन्होंने भी स्टूडेंट का सपोर्ट किया। तो सर आप इस पे क्या सुझाव देना चाहेंगे? अवैध तरीके से मुंगेर में हथियार का बरामद होता है, तो सर इसका कारण क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है? अगर आप किसी भी पदाधिकारी से मिलना चाहते हैं, चाहे वो जिला के जिलाधिकारी की, उनका एक प्रोटोकॉल होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं टॉक्स विद शुभम के एक नए पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का यह पॉडकास्ट अभी तक के पॉडकास्ट में सबसे बेहतरीन पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक खास शख्स जुड़े हुए हैं। आज के जो शख्स है वो कहीं न कहीं एक बहुत ही बेहतरीन आईएएस ऑफिसर हैं और लाखों युवा के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। जो युवा कहीं न कहीं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वो युवा जो अपने जीवन में कहीं न कहीं अब कुछ बेहतर और बड़ा करना चाहते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंगेर के जिलाधिकारी आईएएस अवनीश कुमार सिंह सर। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू। और जितने भी हमारे साथी इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी को नमस्कार। सर, पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले सर आपके प्राइमरी एजुकेशन से लेकर जिला अधिकारी बनने तक के सफर को जानना चाहूँगा। देखिए, जो मेरा जन्म इलाहाबाद में हुआ, अब तो प्रयागराज उसका नामकरण हो गया उत्तर प्रदेश में, और जो पूरी पढ़ाई लिखाई हुई वो इलाहाबाद में ही हुई। उसमें मैंने स्नातक किया और उसके बाद मैथमेटिक्स स्ट्रीम था तो मैथमेटिक्स में मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा। और उसके बाद जो है यूपीपीसीएस की परीक्षा थी, यूपीपीसीएस की परीक्षा में भी मैं सफल रहा और वहाँ मुझे 7वां रैंक प्राप्त हुआ था। तो डीएसपी का पद प्राप्त हुआ था, जिसका मैंने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण भी प्राप्त किया और प्रशिक्षण अवधि के दरमियान यूपीएससी की परीक्षा भी देता रहा। और मेरा जो है यूपीएससी में 2009 एग्ज़ाम था, 2010 में रिजल्ट आया, तो जिस ईयर में रिजल्ट आता है उसी ईयर का बैच मिलता है। तो 2010 बैच में यूपीएससी में फाइनली सिलेक्शन हुआ आईएएस में और बिहार कैडर मिला। बिहार कैडर मिलने के बाद मेरी जो ट्रेनिंग हुई, सबसे पहले जो है मसूरी की ट्रेनिंग के बाद वो पश्चिम चंपारण जिले बेतिया में मैंने ट्रेनिंग प्राप्त की। उसके बाद जो है जो पहली पोस्टिंग होती है एसडीएम के रूप में, तो मेरी पहली पोस्टिंग एसडीएम के रूप में रही दानापुर में। इसके बाद जो है दूसरी पोस्टिंग रही नगर आयुक्त के रूप में, म्यूनिसिपल कमिश्नर भागलपुर के रूप में रही। और उसके बाद प्रमोशन के बाद जिलाधिकारी के रूप में, डीएम के रूप में मेरा ये चौथी पोस्टिंग है। तो मुंगेर जिले में लगभग 1 वर्ष मेरा पूरा हो चुका है। तो अवसर है कि बिहार राज्य में आकर के यहाँ के लोगों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। सर, जिस तरीके से आप एक सिविल सेवा के क्षेत्र में हैं और कार्यरत हैं सर, जिस तरीके से जिलाधिकारी के पद पे, आज सर लाखों युवा कहीं न कहीं इस पद की तैयारी कर रहे हैं। तो सर आपके जीवन में इसे तैयारी करने के दौरान कैसे संघर्ष आए थे? देखिए, कंपटीशन तो है ही, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन है और यह बात भी सत्य है कि हम लोगों के समय जितना कंपटीशन था अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सीट्स तो उतनी बढ़ी नहीं, लेकिन जो तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्र हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से कंपटीशन बहुत अधिक है। तो उस हिसाब से जितने प्रतियोगी छात्र हैं आपको अपने को तैयार करना होगा और जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से इसको आपको बिल्कुल फोकस्ड रहना होगा। अगर तैयारी के बारे में आप जानना चाहें ब्रॉड आउटलाइन, तो मैं ये कह सकते हैं कि लगभग आप 2 साल मानकर चलिए कि 2 साल की आवश्यकता होती है। अब तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है और जीएस में 4 पेपर हैं, जैसे हैं मेंस एग्जाम में, और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू है। तो लगभग 2 साल की समयावधि चाहिए आपको एक अच्छी तैयारी के लिए। जहाँ तक देखिए, लेकिन कुछ सुविधाएं भी हो, जैसे हम लोगों के समय में आपको स्टडी मटेरियल ढूंढना एक बहुत ही कठिन कार्य होता था। खासकर जैसे हम लोगों का तो साइंस सब्जेक्ट था, मैथमेटिक्स ऑप्शनल था, तो एक
उच्च स्तर की पुस्तकें ढूंढना मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता था, खास करके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऑनलाइन कंटेंट अगर हम लोग देखें और एक गंभीर प्रतियोगी छात्र है तो इतना मटेरियल उपलब्ध है कि उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अगर वह कुछ अपने उसके अच्छे फ्रेंड्स रहें, पीयर्स रहें, या कम से कम जो टॉपर्स हैं 5-10 टॉपर्स की सब कुछ स्टोरी आप सुनेंगे और जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हैं उन चीज़ों को देखें तो आप अपनी एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और उस पर ऑनलाइन रूप में और अदरवाइज भी विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर इतनी पुस्तकें उपलब्ध हैं कि आप बहुत आसानी से कहीं भी बैठकर, अब आपको कहीं किसी महानगर में जाने की आवश्यकता नहीं। आप अगर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी हैं तो ठीक है, कुछ पुस्तक वगैरह लेने के लिए आपको जाना पड़ सकता है, जाइए, जरूर जाइए, वहाँ एक माहौल देखिए, उससे आपको एनर्जी मिलेगी, आपको पता चलेगा कि कंपटीशन का लेवल कितना हाई है। तो अप्रत्यक्ष रूप में कहीं ना कहीं आप में ऊर्जा का संचार करेगा। तो इसके लिए आप जाइए, जरूर देखिए, इसमें कोई वैसा बात नहीं है। लेकिन हाँ, इतने संसाधन, इतने रिसोर्सेज उपलब्ध हैं कि कोई भी प्रतियोगी छात्र छात्रा कहीं से भी अपनी तैयारी कर सकता है, और अगर बेहतर तैयारी करता है तो उसको परिणाम भी बेहतर है। हाँ, लेवल ऑफ कंपटीशन चूँकि बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये जरूर सबसे कहूँगा, सबको सुझाव भी दूंगा प्रतियोगी छात्रों को कि आप प्लान बी जरूर रखें। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि लाखों परीक्षार्थी बैठते हैं और सफल होने वालों की संख्या सैकड़ों में या कुछ हज़ार में। तो निश्चित रूप से बाकी परीक्षार्थियों को अपना प्लान भी रखना होगा। यूपीएससी में अगर आप सफल नहीं होते हैं तो इसका कोई ये तात्पर्य नहीं है कि आप योग्य नहीं हैं या आप में कोई कमी है। जाहिर है कि लाखों परीक्षार्थी बैठ रहे हैं, ये तो मैथमेटिक्स का सिंपल फार्मूला है। उसमें से कुछ हजारों को सफल होना है अंतिम रूप से, तो जाहिर है कि बाकी का चयन नहीं होगा। तो ठीक है, आपको इसकी तैयारी के दरमियान बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आप प्लान भी जरूर रखें। और इसकी तैयारी के दरमियान जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें, गुण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जो आपने अर्जित किया है, निश्चित रूप से वो आपको जीवन में किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि अगर कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट तैयारी करे तो उससे प्लान भी रखना जरूरी है। सर, एक यहाँ पे बच्चों का एक सवाल आता है कि सर अगर कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है तो उसे कितना टाइम यूपीएससी में देना चाहिए, और अगर उसका यूपीएससी में भी उतने टाइम में नहीं होता तो उसे और किन क्षेत्र में उसे प्रयास करना चाहिए? देखिए, इसको हम थोड़ा बताना चाहेंगे, खासकर क्योंकि ये बहुत प्रश्न प्रासंगिक है। देखिए, यूपीएससी की तैयारी के लिए कुछ तो एक बेसिक मानदंड है। तो आप सेल्फ असेसमेंट, कोई भी प्रतियोगी छात्र है, आप ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो आप स्वतः सक्षम हैं, आप असेसमेंट कर लीजिए। जैसे एक आपको ऑप्शनल बहुत अच्छे से आना चाहिए। जीएस के 4 पेपर्स होते हैं, तो जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, एथिक्स, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो मोटा मोटी आप मान कर चलिए कि आपको 30 से 40 बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, जिसपे आपको कमांड होना चाहिए। तो आपका जो मेधा है, आपकी जो क्षमता है, वो लगभग इस रूप में होनी चाहिए कि आप लगभग 2 साल तैयारी करें, 3 साल तैयारी करें, तो इन सारी चीज़ों को आप कवर कर सकें और एक बेहतर तरीके से चीज़ों को कमांड कर सकें। ऑप्शनल चुनने की सुविधा आपको है, जो प्रिस्क्राइब्ड ऑप्शनल्स हैं उसमें से एक आपको चुनना है, जो कि जरूरी नहीं है कि आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हो, वो बिल्कुल आपकी चॉइस पर है। तो आप इन्फॉर्म डिसीजन लें, एक बेहतर डिसीजन लें, और अपने को ईमानदारी से एसेस करें। अगर आपको लगता है कि हाँ आप इतना कर पाएंगे, फिर राइटिंग स्किल्स भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेंस परीक्षा में अगर आपको सफल होना है तो सिलेबस तैयार करने के साथ साथ राइटिंग स्किल्स भी होना जरूरी है। तो आप इसको बिल्कुल ईमानदारी से अपने को एसेस करें, और आपको लगता है कि नहीं है, आप ठीक है, सिलेबस में बेहतर कमांड करने की स्थिति में हैं, अच्छी आपकी राइटिंग स्किल्स हैं, आप अपने को ओवरऑल, अगर हम जस्ट वन वर्ड में कहें, कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, तो ज़रूर आप इसकी तैयारी करें। ठीक है, 3 स्टेज हैं, कभी प्रीलिम्स में होता है, कभी मेंस में जो रिटन पार्ट है उसमें होता है, कभी फाइनल सिलेक्शन होता है, फाइनल सिलेक्शन भी होता है, तो कभी कभी रैंक बहुत पीछे हो जाती है। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तब तो 3 अटेम्प्ट देने में कोई बुराई नहीं है, और ठीक है, थोड़ा बहुत चांस की भी बात रहती है तो उसमें, लेकिन सफलता मिलने की संभावनाएं रहती हैं, तो पूरे मनोयोग के साथ लगे रहना चाहिए। लेकिन प्लान बी के रूप में भी है, तो विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम्स भी हैं, स्टेट सर्विसेज का एग्जाम है, इसके बाद इसके अलावा गवर्नमेंट की ढेर सारी जॉब्स हैं। तो यूपीएससी को जो हम लोग बहुत ही कॉमन वे में कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स है, तो इस सेंस में है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको जीएस एक बहुत अच्छे लेवल से तैयार हो जाता है। आप कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे वो बड़े पद के लिए हो या उतने मीडियम लेवल की जो पोस्ट हैं, तो जीएस अगर आपका मजबूत है तो सभी जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको रीजनिंग वगैरह से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, अब वो भी एक सीसेट का पार्ट हो गया है। तो यूपीएससी की तैयारी जब आप कर लेते हैं तो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप जाएंगे तो आप मोटा मोटी मान के चलिए कि उसका 70 to 80% कहीं ना कहीं आपके अच्छे कंट्रोल में है।
और उस पर्टिकुलर एग्जाम के रूप में आपको 20-30% सिलेबस और पढ़ना। यस सर। तो एक बार आप अच्छे से यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं तो बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपका बेस बहुत मजबूत हो जाता है, और फिर उस पर्टिकुलर एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप तैयारी करें और उसमें बेहतर परिणाम दें। तो ये तो बात हो गई सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की, लेकिन अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहेंगे बिल्कुल सर। विस्तार में। क्योंकि देखिए, अपने अगर हम लोग बात करें बिहार की, यूपी की, तो उसमें क्या है कि लाखों की संख्या में प्रतियोगी छात्र परीक्षा दे रहे हैं, और जैसा हमने कहा ये कंपटीशन है, सीटें लिमिटेड हैं, हमेशा लिमिटेड रही हैं और आगे भी लिमिटेड रहेंगी। तो हर परीक्षार्थी सफल नहीं हो सकता उस सेंस में कि वो परीक्षा नहीं पास कर पा रहा है। इसका ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि वो किसी अन्य रूप में असफल है। तो हर परीक्षार्थी, एक लिमिटेड नंबर ऑफ बच्चों को चुना जाना है, तो जाहिर है कि उतने बच्चे लिए जाएंगे, बाकी बच्चे छंट जाएंगे। तो देखिए, इसके अलावा एक तो आप कोई प्रोफेशनल कोर्स रखिए, प्लान बी किसी भी रूप में, जो हमने कहा गया तो अदर गवर्नमेंट जॉब्स हैं, या फिर आप, सबसे इम्पोर्टेंट है आज के समय स्किल डेवलपमेंट, इसको हम जोड़ देना चाहें। क्योंकि इसलिए कि देखिए, अगर आप स्किल रखेंगे, आने वाले समय में आप जानकारी प्राप्त कीजिए कि अगले 20 साल में, 30 साल में क्या चीज़ें रिलेवेंट हैं, आपके पास वो स्किल सेट रहेगा तो आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब पाने में आसानी रहेगी, बेहतर जॉब पाने में आसानी रहेगी। उसी हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए, आप अपनी स्किल सेट को कैसे डेवलप कर सकते हैं इस चीज़ को देखिए। और अगर आप अपना कोई स्वरोजगार भी करना चाहते हैं तो भी सरकार की ढेर सारी योजनाएं हैं, जिसमें आपको 40 लाख तक की तो विभिन्न योजनाओं में सहायता राशि शुरू में प्राप्त हो जाती है। और उसके बाद आप अपने व्यवसाय को अगर स्केल करना चाहते हैं तो उसके बाद उसके बारे में भी आप जानकारी करें कि कोई भी आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो किस प्रकार से अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल में आप उसमें बढ़ेंगे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों प्रकार की आप स्ट्रेटजी रखिए। उस व्यवसाय के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस प्रकार के नो हाउ की जरूरत होगी, भविष्य में उसमें क्या प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं, सभी चीज़ों के बारे में ईगर रहिए, उत्सुक रहिए, जानकारी प्राप्त कीजिए और अपने प्लानिंग को उस हिसाब से कीजिए। अनुभव भी लेना है। एक बार मान लीजिए सीधे कोई बड़ा काम थोड़ा मुश्किल होता है तो पहले खुद जा करके कहीं जॉब कर सकते हैं, वहाँ किस प्रकार से कैसे सेटअप होता है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, प्रतिस्पर्धा उसमें भी बहुत है, उसमें कैसे आप आगे निकल सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो जो जॉब है वो तो एक पार्ट है, बिल्कुल सर। गवर्नमेंट जॉब कहें तो उसका एक सबसेट हो गया। आप प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अपनी अगर आपकी कोई हॉबी है तो उसको आप डेवलप कर सकते हैं। आज के समय में आप अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, अच्छे लेखक बन सकते हैं, आप जो है मनोरंजन के फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। आजकल जो है एआई का समय है, उसमें आप अच्छा कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार की नई फील्ड्स भी आ रही हैं और आती रहेंगी। बिल्कुल। तो एक्सपर्ट्स का ही कहना है कि आने वाले 20 साल में 40% ऐसी जॉब्स होंगी जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आपको उसके हिसाब से अपने को अपडेट रखना होगा। और उसके अलावा आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो जैसे मैंने कहा कि उसके बारे में भी पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए और प्लान वे में आप उस फील्ड में भी आगे जा सकते हैं। बिल्कुल। तो युवाओं को मेरे कहने का कुल तात्पर्य यही है कि आप एक ब्रॉड विजन रखिए। आप कोई एक सिंगल चीज को मत मान के चलिए। आज के समय अगर प्रतिस्पर्धा का युग है तो अवसर का भी युग है, इसको ध्यान में रखिए। अवसर बहुत अच्छे हैं, आप मेहनत करेंगे, आगे निकलेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन आज बढ़ चुके हैं, मैं कुछ रेशियो पढ़ रहा सर, यूपीएससी के फॉर्म सर 12 लाख से ज़्यादा फॉर्म फिल होते हैं, 5 लाख लोग एग्जाम देते हैं और अगर सर सीट देखें तो उसमें 1000 के अप्रोक्सीमेटली रहता है। तो सक्सेस रेशियो को देखा जाए तो कहीं कि सर 0 पॉइंट समथिंग है। तो युवाओं को सर कहीं कि प्लान भी रखना बिल्कुल आज जरूरत सर। और जिस तरीके से सर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स से सर मैं भी अगर प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो एक बच्चों का एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है सर ऑप्शनल पेपर को लेकर कि वो ऑप्शनल पेपर को कैसे डिसाइड करें। उन चीज़ों में सर वो कंफ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हैं और वो सही ऑप्शनल पेपर को कैसे सेलेक्ट करें। देखिए, अंतिम रूप से तो आपको यही मैटर करता है कि स्कोरिंग कौन सा ऑप्शनल है। बिल्कुल, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो अंत में आपका स्कोर हो जाता है। तो आप पहले ये देखिए कि कौन से ऑप्शनल अभी ट्रेंड में है। अगर हम बहुत कॉमन लैंग्वेज में कहें, बिल्कुल 3-4 ऑप्शनल, 5 ऑप्शनल हमेशा होते हैं कि वो ट्रेंड में रहते हैं। अब आप अपने बैकग्राउंड के आधार पर देखिए कि आप उसमें से किस में कंफर्टेबल है। मटेरियल सभी में उपलब्ध है, लेकिन आप उसके सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं, किसमें स्कोर करना आपके लिए तुलनात्मक रूप से आसान है। पढ़ना तो आपको सब में 1-1.5 साल है ही है, वो आपको 12 से 18 महीने तैयारी में लगना ही है। कोई बहुत न छोटा है ना कोई बहुत बड़ा है। बिल्कुल। तो बेसिक लेवल तक तो आपको डीपली जाना ही होगा, उसमें तो कोई कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, जो ऑप्शनल स्कोरिंग है और उसमें अपनी रुचि के हिसाब से आप ऑप्शनल का चयन कीजिए, ये एक सामान्य सुझाव है। इसके अलावा भी अपवाद हर चीज़ के हैं। अब जैसे हम ही लोगों का मैथमेटिक्स ऑप्शनल था, तो मैथमेटिक्स कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पॉपुलर ऑप्शन है। या जैसे हमारे साथी हैं उनका लॉ ऑप्शनल है,
लॉ सब्जेक्ट से उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है। तो अगर आप अपने ग्रेजुएशन के समय किसी सब्जेक्ट विशेष में अच्छे हैं, आपकी पकड़ है, आप यूपीएससी के पुराने वर्षों के मेंस के प्रश्न पत्र को देख लीजिए और एक बिल्कुल थंब रूल उसका वही है कि जो प्रश्न पूछा गया है एग्जैक्टली वो आपको आता है कि नहीं। उसके दाएं बाएं आता है तो वो फिर उतना प्रासंगिक नहीं है। जो प्रश्न एकदम पूछा गया है एग्जैक्टली उसका आंसर आप लिखने में अगर सक्षम है तो फिर आपने जो सब्जेक्ट को अपने ग्रेजुएशन के दरमियान पढ़ा है या पोस्ट ग्रेजुएशन के समय पढ़ा है आप उसका भी चयन कर सकते हैं। उसमें कोई जरूरी नहीं कि आप अपने ट्रेंड से ही जाएं। तो इन 2-3 बातों को ध्यान में रख के आप ऑप्शनल का चुनाव करेंगे तो ठीक रहेगा। बिल्कुल सर। और जिस तरीके से सर कोई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसके कई सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं सर, उन सब्जेक्ट के बीच रिवीजन का बैलेंस नहीं हो पाते, उन बैलेंस को सर कैसे करें सभी स्टूडेंट? देखिए, जो पूरी परीक्षा कि अगर हम लोग पैटर्न को देखें तो उसमें एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है रिवीजन। यस सर। क्योंकि आप सब्जेक्ट तो कवर हो ही जाता है, चाहे सेल्फ स्टडी से हो, चाहे विभिन्न प्रकार की कोचिंग इंस्टीट्यूट से हैं, ऑनलाइन माध्यम है, किसी भी रूप में हम लोग देखें तो सहायता उसमें मिल जाती है सिलेबस को पूरा करने में। वो सिलेबस पूरा करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, महत्वपूर्ण चीज़ है उसको रिटेन करना। तो इस बात को परीक्षार्थियों को शुरू से ध्यान में रखना होगा। जब भी वो कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं डे 1 से उनको ये दिमाग में रखना होगा कि हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और सपोज कीजिए कि आपको 4 साल तैयारी करना पड़ा, तो चौथे साल में भी हम उसको उसी गहराई के साथ रिवाइज कैसे कर पाएंगे। तो उसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं, जिसे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। पूरा तो दोबारा लिखना बहुत टाइम टेकिंग है, वो हम नहीं कहेंगे, वो तो बहुत जिसके पास समय है आइडियल कंडीशन होगी कि आप पूरा नोट्स बनाएं, लेकिन वो इन जनरल ये सुझाव नहीं दिया जा सकता। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, कोई इम्पोर्टेंट है। और जैसे आप जो प्रश्न पूछा जाता है, मान लीजिए कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो उसको आप 3-4 एंगल से देखिए। सपोज आपसे 1000 वर्ड्स में कोई चीज़ पूछी गई, फिर उसी में से 750 भी पूछा जा सकता है, फिर 500 वर्ड्स में भी सेम चीज़ या उसका कुछ पोर्शन पूछा जा सकता है, फिर 400 वर्ड्स में पूछा जा सकता है, 250 में भी पूछा जा सकता है, 100 में भी पूछा जा सकता है, 50 में भी पूछा जा सकता है, इवन 20 वर्ड्स में भी वही चीज़ पूछी जाती है। तो आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ें तो अपना माइंड मेकअप करें, जब उसको आप खत्म करें तो शांति से बैठ जाएं, मनन करें। 1000 वर्ड्स में लिखना है तो मतलब 20 पॉइंट्स में लिखना है, 750 वर्ड्स में लिखना है तो आपको 15 पॉइंट्स में लिखना है, 250 वर्ड्स में लिखना है तो इसका मतलब है कि आपको 5 पॉइंट्स उस पर लिखना है। मतलब दूसरे शब्दों में हम लोग कहें कि 5 से 6 पैराग्राफ में आपको उसका आंसर लिखना। मान लीजिए आपको 100 वर्ड्स में कहा गया तो इसका मतलब आपको 2 से 3 पैरा लिखना है उसमें। अगर उसको एकदम यहाँ तक सोचिए कि अगर आपको 20 वर्ड्स में कहा जाए 1 लाइनर 2 लाइन्स में, तो आप कैसे लिखेंगे। ये जो सोचने की प्रक्रिया है, ये जो मनन करने की प्रक्रिया है, ये आपको बहुत मदद करेगी। आपके जो क्रिटिकल एनालिसिस की क्षमता है, किसी चीज़ में गहराई से जाने की क्षमता है, उस चीज़ को डिग करके निकालने का कि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, तो जरूर इस एंगल से करें और अपने शॉर्ट नोट उसी हिसाब से बना लें, तो ये रिवीजन करने में आपको मदद करेगी। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही। और रिवीजन सर मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बिल्कुल हम लोगों ने देखा है, ये एकदम व्यवहारिक हम लोगों का अनुभव है कि 2 समान मेधा के छात्र, यस सर, जो कि हर दृष्टिकोण से बराबर थे एक दूसरे के, लेकिन अंतिम समय में रिवीजन की स्ट्रेटजी अच्छी नहीं होने के कारण एक परीक्षार्थी बहुत अच्छी रैंक के साथ सफल होता है और एक परीक्षार्थी कदाचित मेरिट लिस्ट में ही नहीं आता है। बिल्कुल सर। इसलिए रिवीजन की स्ट्रेटजी शुरू से बनाएं और जो हमने बात कही है जरूर इसको ध्यान में रखें, क्योंकि आपको कितना ज्ञान है, आपको कितनी मेधा है, आपने कितना पढ़ा, वो अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट होता है कि मेंस की कॉपी में आपने क्या आंसर लिखा। बिल्कुल। परीक्षार्थी जो आपका एग्जामिनर है उसी में से निकालने की कोशिश करता है कि एग्जामिनी को कितना पकड़ है इस सब्जेक्ट। बिल्कुल सर। इस बात को आप ध्यान में रखें कि जो भी चीज़ आपने पढ़ा है उसका मेंटल फ्रेमवर्क आपके पास रहे, विभिन्न प्रकार की वर्ड्स लिमिट को ध्यान में रखते हुए, और जब मेंस में आप लिखेंगे तो इस प्रकार से प्रभावी रूप से लिखें कि जो एग्जामिनर हैं वो अधिक से अधिक आपकी जो क्षमता है आपकी चीज़ों को पहचान सकें और आपको अच्छे मार्क्स दें। बिल्कुल सर। अगला सवाल मेरा ये है कि सर आप इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं और आप सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी पढ़े और वहाँ के सर सबसे बड़ी बात है कि आप वहाँ के मैथमेटिक्स ऑनर से वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट हैं सर। तो पहले जिस तरीके से मैं सर इलाहाबाद में मैं भी रहा हूँ, वहाँ के लोगों से सुनता हूँ कि सर जिस तरीके से पहले इलाहाबाद में सर रिजल्ट होता था वो यूपीएससी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो चाहे इलाहाबाद के सिलेक्शन रेट कम हो, वहाँ के बच्चे कम सेलेक्ट होते, इसका क्या रीज़न है? देखिए, यहाँ थोड़ा सा जो बात मैंने अभी कही उसी लाइन में हम बोलना चाहेंगे। तो ये बात सही है कि एक समय था जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय हम लोग कह लें, और अगर हम लोग साउथ इंडिया में जाएं तो चेन्नई में, वहाँ से बहुत अधिक मात्रा में सिलेक्शन होता था। लेकिन अब देखिए, अब समय बदल गया है। अब हम ये नहीं कह सकते हैं किसी स्थान विशेष की मोनोपोली है। अब जैसे मैंने कहा कि इतनी अधिक प्रचुर मात्रा में आपको सामग्री एवं गाइडेंस उपलब्ध है
कि आप कहीं बिना बाहर गए हुए अपने गांव में भी बैठ के तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप में बौद्धिक क्षमता है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, आपके बेसिक्स थोड़ा ठीक हैं और गाइडेंस के रूप में अगर आपके एक आध दो अच्छे साथी हैं जिनसे आप बातचीत कर सकते हैं, तो आपको कहीं आने जाने की आज के समय में आवश्यकता नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ही तैयारी किया तो मैंने कहीं कोई कोचिंग नहीं ली। इवन तैयारी के दरमियान हम कभी दिल्ली नहीं गए, हमें ये नहीं मालूम था कि किसी भी कोचिंग का केवल हम नाम सुनते थे, फिजिकली मैंने कभी किसी को नहीं देखा था। तो देखिए, मैं इसमें जरूर कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई ऐसा नहीं, जैसे प्राय प्रतियोगी परीक्षार्थी पूछते रहते हैं तो हम जरूर इसको क्लियर करके बोलना चाहेंगे कि यूपीएससी की परीक्षा आसान भी नहीं है तो हवा भी नहीं है, दोनों चीजों के बैलेंस है। जैसे आप कोई एग्जाम देते हैं, अपने कॉलेज में देते हैं, आप अच्छी तैयारी करते हैं, बढ़िया राइटिंग स्किल्स है, क्या एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप तैयारी करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं, कॉलेज में भी टॉप करते हैं। इसमें थोड़ा सा कंपटीशन का लेवल हाई है, इसमें अच्छे मार्क्स से तो मतलब है ही, मेन है कि आपको औरों से आगे निकलना, इसीलिए इसको कंपटीशन कहते हैं। तो आप इसके लिए सुव्यवस्थित स्ट्रेटजी बना करके दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लगिए, लगातार सुधार की संभावना रखिए। आपकी चाहे आंसर राइटिंग हो, चाहे डेली का रिवीजन वर्क हो, इन सारी चीज़ों को जैसा कि पूर्व में हम लोग विस्तार से बात कर ही चुके हैं। यस सर। एक फोकस्ड वे में तैयारी की, तो आप जब अच्छे तरीके से करें, ऐसा भी नहीं है कि नहीं निकलेगा, आपके बीच से ही बच्चे हैं वही निकालते हैं। और हम एक ये भी अनुभव बता दें, मतलब एक जनरल वे में, कि हमारे साथ में भी जितने बच्चे पढ़ते थे, हमारे क्लासमेट्स वगैरह थे, वास्तव में जो टैलेंटेड थे और जिन्होंने मेहनत किया उन सभी ने निकाला। ये मतलब मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ, जितने बच्चे पढ़ने में अच्छे थे, जो सीरियसली लगे रहे, तो चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट सर्विस, अगर हम लोग दोनों को देख लें तो दोनों में कहीं ना कहीं अच्छी जगह में सारे लोग निकल गए। तो इसलिए ऐसा भी नहीं है, जैसे खासकर आजकल हम जैसे राइटिंग स्किल्स को देखते हैं। यस सर। आजकल हम जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग के आसपास भी बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हम देखते हैं कि जैसे हम लोग के समय राइटिंग स्किल पे हम लोगों का बहुत जोर होता था। यस। लेकिन अभी ये चीज़ बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही है। तो प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे सब, आजकल तो ऑनलाइन मीडियम है, आईपैड वगैरह सभी के पास है, सब लोग अपना मोबाइल में देखते रहते हैं। यस। लेकिन वो लिखने की जो प्रैक्टिस है वो कम हो गई है। यस। तो आप इसको पकड़िए कि हाँ, अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है तो आप औरों से आगे निकल सकते हैं। तो आप इसका यूज कीजिए, आप बढ़िया राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। किस प्रकार से, और आजकल तो एआई टूल्स हैं इतने, चैट जीपीटी के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की चीज़ें इजीली अवेलेबल है। तो आप जो अपना जो राइटिंग स्किल है उसको और शार्पनिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो परिस्थितियों को, चीज़ों को देखने की जरूरत है। अब किसी स्थान विशेष का इन जनरल कोई महत्व नहीं रह गया। यूपीएससी की तैयारी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप, अगर हम परंपरागत भाषा में कहें कि छोटी से छोटी जगह, छोटे से छोटे गाँव में रह करके भी तैयारी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और इसके उदाहरण हैं। यस सर। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन इसके उदाहरण हैं। विगत वर्षों में आप देखिए तो टॉप 10 रैंक्स में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आराम से अपने घर में रह करके तैयारी की और इवन टॉप 10 में रैंक प्राप्त करके जगह बनाई। बिल्कुल सर। इलाहाबाद के किस्सा में जब था तो सुना था सर कि वहाँ का एक सर JN झा हॉस्टल है, वहाँ का सर मैं सुना था एक समय में सर एक हॉस्टल से 7 लोगों का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ था। नहीं, देखिए माहौल तो है ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। और अगर हम लोग यूपी पीसीएस की बात करें तो निश्चित रूप से इलाहाबाद अगर हम कहें तो उसका गढ़ है, सबसे ज़्यादा सफलताएं इलाहाबाद से ही होती हैं। यस सर। और यूपीएससी के मामले में ऐसा नहीं है कि रिजल्ट खराब है, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा कि उसमें आप कोई जगह का कोई महत्व नहीं रह गया है। बच्चे कहीं भी हों, अगर मनोयोग के साथ, इच्छा शक्ति के साथ तैयारी करते हैं तो जरूर सफलता मिलेगी। बिल्कुल। और सर हमारा दूसरा सवाल है कि सर यहाँ से जिस तरीके से सर एक IPS की लाइफ को रील्स और OTT में जिस तरीके से ग्लैमरस दिखाया जाता है, बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, उसमें और सर रियल लाइफ में क्या अंतर होता है? देखिए, इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं IAS IPS ही नहीं, जितने भी विभिन्न क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। और प्रतियोगी जो विभिन्न परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्रों को जानना भी चाहते हैं कई बार कि हम जिसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ये भी एक पहलू होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये टोटल एलिमेंट है, सर्वांगीण पहलू ये नहीं है, लेकिन एक पहलू ये भी रहता है कि हम जिसके लिए इतना रात दिन मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो उसके बाद हमको क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या सैलरी मिलेगी, या गवर्नमेंट की तरफ से और क्या सुविधाएं दी जाती हैं। तो इसमें कोई दो मत नहीं है। चाहे IAS पदाधिकारी हों, IPS पदाधिकारी को विभिन्न पदों में सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो अनुमान्य सुविधाएं हैं वो दी जाती हैं, लेकिन समय के साथ फिर ये सब चीज़ें रूटीन हो जाती हैं। और जो आप जिस कर्तव्य पद पर हैं, जहाँ पर पोस्टेड हैं, वहाँ के जो उत्तरदायित्व हैं, धीरे धीरे आप उसको समझने लगते हैं और उसमें आपको ज़्यादा मन लगता है, और मन लगना भी चाहिए। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो गौड़ हो जाती हैं।
और जो जनहित है वो हमेशा की भांति सर्वोपरि हो जाता है। बिल्कुल सर, अगला सवाल है सर, आप एक जिलाधिकारी है मुंगेर में, और जिलाधिकारी के कई काम होते हैं, लेकिन सर एक मुद्दा जो होता है यानी कि सबसे चरम सीमा पर रहता है, जब दो धर्मों के बीच या दो जातियों के बीच सर कब कोई भी विवाद होता है तो सर उस बीच आप सामंजस्य कैसे बैठाते हैं? देखिए, विधि व्यवस्था की जो बात है, खासकर जो आपने कहा कि जातिगत आधार पर कभी कभी विवाद होते हैं या धार्मिक सांप्रदायिक आधार पर, तो किसी भी समाज में देखिए अच्छे लोग होते हैं। यस। जैसे आप देखेंगे कि कोई भी पर्व त्यौहार आता है तो उसके पहले हम लोग शांति समिति की बैठक करते हैं, तो उसमें समाज के जो दोनों वर्ग हैं या दोनों धर्म, दोनों समुदाय, दोनों जाति, जहाँ जो जैसा स्थिति है, या सभी दो का मतलब कोई दोष नहीं है, यस सर। सभी जाति धर्म समुदाय के लोगों के साथ हम लोग बैठक करते हैं, जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, और पर्व त्यौहार को कैसे मनाना है, क्या परंपरा रही है, अगर उसमें कोई परिवर्तन भी करना है तो सभी की सहमति से करना है, सभी को ध्यान में रख के करना है। तो हम लोग उनके साथ बैठक करते हैं और सभी चीज़ों को विस्तार से डिस्कस करते हैं। कभी कभी समस्याएं हो जाती हैं, जैसे मैंने वही कहा कि मिसक्रिएंट्स की संख्या समाज में बहुत कम है, मतलब 0.5% भी नहीं है, मुश्किल से कुछ लोग हैं जो बैड एलिमेंट्स रहते हैं। जो बहुसंख्यक समाज है, सब कोई शांति चाहता है, विधि व्यवस्था अच्छी चाहता है। तो जब बहुसंख्यक समाज हमारे साथ है, पहले से हमने उसके साथ एक्सरसाइज कर ली है, तो किसी भी चीज़ को नियंत्रित करने में दिक्कत नहीं होती है, और लोगों को हम लोग समझाते हैं। प्रयास यही रहता है, और अब बहुत परिवर्तन भी आया है, लोग जागरूक हो गए हैं। आपवादिक रूप से, छिटपुट रूप से छोड़ दिया जाए तो अब आप देखेंगे कि सब समस्याएं भी अपने बिहार राज्य में बहुत कम हो गई। सारे पर्व त्यौहार बहुत शांति से मनाए जाते हैं। आपवादिक रूप में अगर कहीं कोई बदमाशी भी करता है तो तुरंत फिर सामाजिक सहयोग से और जो प्रशासन का तंत्र है उसके सहयोग से तुरंत उसे नियंत्रण में लाया जाता है। बिल्कुल सर, पहले के कंपैरिजन में सर अभी बहुत ज़्यादा स्टेबल हुए हैं, कोई भी मामले देखने को वैसा नहीं मिलता है। बिहार के बारे में सोचता है तो बिहार का नाम लेते ही लोगों के मन में कट्टा, बंदूक, वायलेंस आने लगता है। ऐसी स्थिति में महिलाओं, बच्चों और टूरिज्म के उद्देश्य से आने वाले लोगों को सुरक्षित कैसे महसूस कराया जा सकता है? देखिए, आप इसको जो है पिछले 15-20 साल किसी के देखिए, तो हमको तो नहीं लगता कि कहीं पर कोई विधि व्यवस्था की वैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है। यदि कहीं होती भी है तो आमजन के सहयोग से प्रशासन के द्वारा उसको नियंत्रित कर लिया जाता है, और जो भी घटनाएं हैं तो हम इन्हें छिटपुट की ही श्रेणी में कहेंगे। बिल्कुल। और अगर जहाँ तक महिलाओं की सुरक्षा की बात है तो हमको लगता है कि बिहार वन ऑफ द सेफेस्ट स्टेट है। और जो बाहर से लोगों के आने की बात है, ठीक है, ये बात अंशतः ठीक है कि शुरू में लोगों को एक बार लगता है कि वहाँ जा रहे हैं, क्या कैसा होगा, लेकिन आप इसको यह भी समझिए कि जब एक बार लोग आ जाते हैं तो उसके बाद वो इस चीज़ पर जरूर पश्चाताप करते हैं कि पहले क्यों नहीं आए थे और इस प्रकार को क्यों सोच रहे थे। बिल्कुल। यहाँ के लोगों को जिस प्रकार से सम्मान देते हैं, सभी को अपने में असिमुलेट कर लेने की क्षमता है, सभी लोगों के साथ घुल मिल जाने की क्षमता है, सरलता है, तो वो किसी को भी आकर्षित करती है। और जो मैं आपको 2-3 उदाहरण बताऊंगा तो आपको स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। अभी हमारे बीपीएससी के द्वारा विभिन्न प्रकार के रिक्रूटमेंट हुए टीचर्स को लेकर के। भारत के विभिन्न राज्यों से छात्रों ने परीक्षा दी, सफल हुए, जिसमें महिलाओं की भी संख्या बहुत अधिक है, और सफल होकर के बिहार के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके वो शिक्षा की ज्योति जगा रहे हैं। इसी प्रकार से अभी 70वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई, तो भारत देश के विभिन्न राज्यों से, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से प्रतियोगी छात्र आए और उन्होंने परीक्षा दी। इवन न्यायिक सेवाओं में भी, जुडिशरी में भी आप देखें कि अभी जो उच्चतर न्यायिक सेवा है जुडिशियल सर्विसेज में, अपने ही जिले में, अपने पड़ोसी के जिले में हमारे जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो सब दूसरे राज्यों के हैं, हरियाणा से हैं, इवन महाराष्ट्र से हैं, जो मुंबई में पले बढ़े। तो इसी प्रकार से जो है, अगर हम लोग देखें, अभी हम लोगों ने मुंगेर मैराथन कराई थी 42.195 किलोमीटर, जिसे 5 दिसंबर को भारत के 18 राज्यों से धावक आए। ये जो मैराथन का आयोजन था, फुल मैराथन था, और पहली बार जिला प्रशासन द्वारा इस मैराथन का आयोजन कराया गया पूरे बिहार में किसी भी जिले में। डिपार्टमेंटल लेवल पर तो हुआ है, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा पहली बार ये फुल मैराथन था। तो 18 राज्यों से धावक आए हमारे यहाँ, और आप उनकी वीडियो क्लिप्स हैं, नेट पे सब अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं कि सभी ने एक स्वर में बड़ाई की कि बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। यस सर। तो कहने का तात्पर्य है कि जब एक बार लोग आ जाते हैं तब उनको ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि तो बहुत अच्छी जगह है, और लोग यहाँ बहुत ही मिलनसार हैं, चीज़ों को समझते हैं, सामाजिक रूप से जागरूक हैं, और जो भी बाहरी हमारे अतिथि आते हैं उनका स्वागत करने में सक्षम हैं और रुचि लेते हैं। तो इसलिए अब इस प्रकार की कोई बात नहीं रह गई है, और इसके उदाहरण आपके सामने हैं, जिस प्रकार से विभिन्न परीक्षाओं में और विभिन्न कार्यों के क्रम में लोग यहाँ पर आ रहे हैं।
और मैं एक चीज़ आपको और कहना चाहूँगा कि थोड़ा हम लोग में एक प्रवृत्ति है कि अपने यहाँ की जो अच्छी बातों को हम लोग कम हाईलाइट करते हैं, बिल्कुल, और कदाचित कुछ नेगेटिव चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा जो है कभी कभी बढ़ जाते हैं, जो कि उचित नहीं है। नेगेटिव चीज़ें हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनको दबा दिया जाए, लेकिन आवश्यकता है कि उसको एनालाइज किया जाए कि ये चीज़ क्यों हुई और सुधारात्मक कदम उठाया जाए। बिल्कुल, लेकिन उसको एक लिमिट के बाद हाईलाइट करने की बहुत आवश्यकता नहीं रहती है, खास करके सामाजिक दृष्टिकोण से देखें। और जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे अभी हम आपको बताएं कि बिहार राज्य में पहली बार एशिया स्तर की महिला हॉकी चैंपियनशिप का यस जो है आयोजन किया गया यहीं राजगीर में। यस सर, और सबसे खुशी की बात थी कि अपना भारत देश इस टूर्नामेंट में विजेता भी था। तो ये सब चीज़ों को प्रचारित करने की आवश्यकता है। पूरे अपने बिहार में कितनी आइकॉनिक बिल्डिंग्स बन गई। हमारे जो भी नए छात्र हैं, युवा पीढ़ी हैं, जो आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट रखते हैं, वो जाकर देख सकते हैं। उसके लिए उन्हें किसी बहुत महानगर में जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ भी वो जाकर देखें, हम कोई मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप जो है राजगीर में देखिए, इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है। आप जमुई में चले जाइए, महावीर वाटिका, जस्ट हम एक उदाहरण दे रहे हैं। आप केवल किसी प्लांट का नाम लीजिए, आपको महावीर वाटिका में वो मिलेगा। आप कल्पवृक्ष देख लीजिए, रुद्राक्ष देख लीजिए, सैकड़ों प्रकार के पाम ट्री देख लीजिए। राजगीर में अपना भी जंगल सफारी प्रारंभ की गई है। पटना का जो अपना जू है, वो बहुत ही विभिन्न प्रदेशों में जो जू है उनसे बेहतर स्थिति में है और बेहतर मेंटेन है। तो कहने का मतलब ये जस्ट मैंने केवल एक उदाहरण के रूप में कहा, ऐसा नहीं है कि जो है ऐसे सैकड़ों चीज़ें, नया डेवलपमेंट अपने बिहार राज्य में हुआ है, इसके बारे में युवाओं को जानने की जरूरत है। हमारे जो साथी हैं मीडिया के, उनको जान रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा अधिक प्रचार देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो यहाँ की पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है, उसके बारे में भी बाहर लोग जानें कि बिहार अब कितना तेज़ी से बदल रहा है। अभी जस्ट जो है कल और परसों उद्योग को लेकर के मीट हुई पटना स्तर पर, तो वहाँ भी जो लोग आए तो उनका भी सामान्य तौर पर पॉजिटिव ही फीडबैक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो परिवर्तन की वेव है अपने यहाँ, हम सभी लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि इसमें अपना सकारात्मक योगदान करें। हम अधिक से अधिक ये सोचें कि हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। हम जिस भी लेवल पर हैं, हम छोटा योगदान कर सकें, बड़ा योगदान कर सकें, जैसी भी हमारी क्षमता है, जैसी भी हमारी सामर्थ्य है, उसमें अधिक से अधिक सकारात्मक योगदान करने के बारे में हम सोचें, ताकि बिहार राज्य बहुत तेजी से आगे बढ़ सके। हाँ सर, जिस तरीके से आप बताएं कि अब बिहार बदल रहा है, राजगीर में ग्लास ब्रिज बने हैं, ये सफारी बने हैं। सर मैं जब सर दिल्ली में रहता हूँ, तो वहाँ के अब लोगों का एक विजन, एक सोच होता है कि अगर वो कहीं घूमने के लिए सोचता है तो बिहार का एक राजगीर का भी नाम आता है और लोग घूमना पसंद करते हैं। ग्लास ब्रिज जिस तरीके से बना है और जिस तरीके से सफारी बना है, तो लोगों का एक न एक सोच में परिवर्तन आया है ऐसे इन चीज़ों को आने के बाद। और सर हमारा अगला सवाल है, जिस तरीके से सर मुंगेर का इतिहास अगर हम देखें तो बहुत पुराना है सर। मुंगेर कहीं न कहीं भारत का एक समय की राजधानी भी रहा करता था। मीर कासिम के नेतृत्व में सर, गुरगिन खां के नेतृत्व में जो वहाँ की बंदूक फैक्ट्री का भी यहाँ पे स्थापना किया गया था। लेकिन सर बंदूक फैक्ट्री का जिस तरीके से यहाँ पे निर्माण हुआ, उसके बाद लोगों में एक सोच हथियार को लेके अलग तरीके से बन गया। लोग खुद से हथियार का निर्माण करने लगे उसके बाद। तो उसी के कारण सर आज अवैध तरीके से मुंगेर में हथियार का बरामद होता है। तो सर इसका कारण क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है? देखिए, इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि अब बहुत परिस्थिति बदल गई है और इस इमेज को भी पूरी तरीके से ख़त्म कर देने की आवश्यकता है। अब तो योग नगरी के रूप में हम लोग आ चुके हैं। हमारा जो योगाश्रम है बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। हथियार वगैरह तो सब पुराने ज़माने की बातें हो गई, वो लगभग लुप्त तो प्राय स्थिति में है। कतिपय क्षेत्रों में कुछ लोग हैं इसमें संलिप्त, जिनके विरुद्ध पुलिस प्रशासन एवं STF द्वारा नियमित रूप से कार्रवाई की जाती है। तो ये अब कोई मुंगेर की पहचान का बिंदु नहीं है। हमारा योगाश्रम है जिसमें तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति महोदय कलाम साहब 2 बार आए। देश विदेश से सैकड़ों की संख्या में लोग नियमित रूप से आते हैं और लाभान्वित होकर के जा रहे हैं। तो इसको बदलने की आवश्यकता है। जो चीज़ें ठीक है कभी पास्ट में थी लेकिन अब वो समाप्त हो चुकी हैं, तो उस चैप्टर को बंद करके जो नया चैप्टर है उसको ओपन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और सर हमारा जो योगाश्रम है, योगाश्रम के नाम से कहीं कि मुंगेर को आज देखा जाता है और योगाश्रम एक अच्छे जगह पे हाईलाइट है और बहुत लोग घूमना पसंद करते हैं। आप जिस तरीके से बताए से हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसे हम लोग मिसाइल मैन के भी नाम से जानते हैं, तो उनके लिए हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रपति अगर आ रहे हैं तो कुछ तो बात होगा हमारे योगाश्रम में। सर हमारा अगला सवाल है, जिस तरीके से अभी बिहार का डेवलपमेंट बढ़ रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में बिहार काफ़ी अच्छा कर रहा है, और हमारा जो सर आप जिस तरीके से मुंगेर के जिलाधिकारी है, मुंगेर के जिलाधिकारी होने के नाते आप गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन में किस तरीके से क्वालिटी इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, इसलिए अगर हम लोग 2 वर्षों में देखें तो शिक्षा विभाग में काफ़ी कार्य हुआ है। चाहे वो नए क्लासरूम्स का निर्माण हो, चाहे टीचर्स का रिक्रूटमेंट हो, स्मार्ट क्लास
की सुविधा हो, पुस्तकालय बनाने जाने को लेकर के हो, लैब की सुविधा हो, इन सभी इवन कुछ जगहों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो सुविधाओं में कोई कमी नहीं है। जो हमारे बहुत प्राइमरी लेवल के हैं उनको मॉडल स्कूल के रूप में भी डेवलप किया गया है, विभिन्न जगहों पर इनोवेशन किया गया है। लेकिन मेरा सभी लोगों से, चाहे हमारे छात्र हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे गार्डियन हों, सभी से ये कहना है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और हमेशा इसमें समय के साथ इम्प्रूवमेंट ही होगा, वह महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण है शैक्षणिक वातावरण का निर्माण। जो भी हमारे छात्र हैं, चाहे वो शिक्षक हैं, चाहे अभिभावक हैं, शैक्षणिक वातावरण के निर्माण के लिए आप सोचिए, आप बैठिए। स्कूल की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, ठीक है, उसके लिए पैसा जाएगा, फंड जाएगा, काम कराया जाएगा, वो होते रहेगा, उसमें कहीं नहीं। जैसे अभी आप देख रहे हैं सब जगह खेल मैदान का भी कार्य हो रहा है, तो हर साल कुछ न कुछ प्रायोरिटीज के साथ कार्य होगा ही। लेकिन महत्वपूर्ण ये है और स्थायी रूप से जो आवश्यक है कि कैसे हम जो है शैक्षणिक वातावरण को बनाएं। और अब मैं ये भी बता दूं, ये जोर देकर हम इसको बोलना चाहेंगे कि जो हमारी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, जैसे पहले, अब आपको मालूम है कि प्रत्येक पंचायत में जो है लगभग +2 तक के विद्यालय की स्थापना हो चुकी है। तो +2 तक की तो पढ़ाई के लिए सोचना ही नहीं है, चाहे छात्र हो चाहे छात्रा हो। अब बात आती है उच्च शिक्षा की। तो ये जो हमारे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना है, अगर हम इसको बहुत सरल शब्दों में कहें कि ये उच्च शिक्षा की गारंटी है। 4 लाख रुपए तक की सहायता राशि इसमें बिहार सरकार द्वारा दी जाती है और इसको प्राप्त करना बहुत आसान है, इसकी प्रक्रिया बहुत आसान है। कहीं भी आप अपना जो DRCC है, प्रत्येक जिले में है, जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं, अगर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जस्ट आप गूगल में BSCC बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आप टाइप कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और आराम से 4 लाख रुपए तक की सहायता राशि, अगर कहीं आपको जाना है, कहीं हॉस्टल की फीस है या कहीं आपको पुस्तकें लेना है, वो सब चीज़ भी इसमें कवर किया गया है। जैसे कई बार छात्राओं के मामले में अभिभावकों को चिंता होती है कि पढ़ने के लिए तो हमने भेज दिया, लेकिन कहीं हॉस्टल नहीं मिला तो फिर वो कहाँ बच्ची सुरक्षित रहेगी। तो इवन अगर वो बाहर में हॉस्टल लेकर रहती है तो वहाँ के खर्च को भी इसमें कवर अप किया गया। तो देखिए, सरकार की योजनाएं बहुत हैं। मैं युवाओं को एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगा, जो आपने कहा कि जो बिहार बदल रहा है डेवलपमेंट के एंगल पर, कि पिछले खासकर 4-5 सालों में आप विभिन्न विभागों की केवल जाके वेबसाइट देखिए, इतनी प्रकार की योजनाएं, क्योंकि युवाओं की जो बदलती हुई आवश्यकताएं हैं, उसको देखते हुए सरकार ने नीतियां बनाई। तो जरूर आप उनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और यथासंभव उनका लाभ लीजिए। जैसे इवन बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, ये जो स्टार्टअप में हमारे विभिन्न युवा हैं, उनको कैसे सीड मनी मिल सके, कैसे उनको सहायता मिल सके, इसको ध्यान में रख के सरकार द्वारा बनाई गई। तो पिछले 5-6 सालों में अब ऐसा नहीं कि केवल आवास योजना और जो पुरानी परंपरागत स्कॉलरशिप की योजनाएं थी या अन्य योजनाएं बस वही रह गई। विभिन्न प्रकार की जो समय के बदलते समय के साथ रिक्वायरमेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार की योजनाएं हैं, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कीजिए। और इसी से हम इसको जोड़ देना चाहेंगे कि जब आप उच्च शिक्षा में जाएं तो आप अपने आगे के रोजगार और स्किल, इसको जरूर में ध्यान रखें कि आपको किस फील्ड में आगे जाना है। सर, और रोजगार और स्किल में सर बहुत सारे लोग गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को लेके कंफ्यूज में रहते हैं कि सर कोई किसी के पास स्किल है, लेकिन सर उसे अगर गवर्नमेंट फील्ड में सर जॉब नहीं मिलता है तो वो प्राइवेट जॉब सेक्टर में जॉब नहीं करना चाहते। तो इस सिचुएशन में सर वो कैसे मैनेज करें? देखिए, सामान्य रूप से अगर हम लोग कहें तो जैसे गवर्नमेंट जॉब के बारे में जो थोड़ा पॉजिटिविटीज़ हैं, जो आम जन के बीच धारणाएं हैं कि स्थायी प्रकृति का जॉब है, इसमें अगर इवन आप लोअर लेवल पर भी हैं तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, जॉब जाने का खतरा नहीं है। सामान्य रूप से 10 to 5 का जॉब रहता है, कोई उतना प्रॉब्लम नहीं है इसको करने में। और जो प्राइवेट सेक्टर में अगर लोअर लेवल का हम लोग जॉब देखें तो सैलरीज उसमें तुलनात्मक रूप से कम है, वर्कलोड अधिक है, हमेशा जॉब को लेकर इनसिक्योरिटी है। लेकिन हमारा ये कहना है युवाओं को कि आप जो है बड़ा चीज़ की ओर सोचिए। आप अपने स्किल सेट को इस प्रकार से बनाइए कि आप हमेशा ऐसा थोड़ी कि आप नीचे लेवल की ही जॉब में रहें। ठीक है, शुरू में लर्निंग प्रोसेस हो सकता है, लर्निंग फेज हो सकता है कि उसमें ठीक है आप अनुभव प्राप्त करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए ठीक है 1-2 साल कीजिए, लेकिन आप उसके बाद जॉब में भी हैं तो अपने स्किल सेट को बढ़ाइए। अगर उसमें आपको पार्ट टाइम कहीं एजुकेशन भी लेना है, कोई ब्रिज कोर्स करना है तो आप उसको कीजिए। और फिर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जो जॉब के हायर रैंक्स हैं उसमें जाने का प्रयास कीजिए। तो वहाँ भी आपको बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, बहुत अच्छा स्थिति है। तो उसमें कोई वैसा बात नहीं है कि प्राइवेट अच्छा है कि गवर्नमेंट अच्छा है। आपकी स्किल, आपकी कैपेबिलिटीज़ और आपके अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप जीवन में क्या प्राप्त कर पाएंगे।
बिल्कुल सर, जिस तरीके से हम लोगों ने बिहार की शिक्षा पे बात किया, मुंगेर में जिस तरीके से हम लोगों ने स्कूल कॉलेजेस के बारे में बात किया, सर अगर हम बिहार में सर अर्थव्यवस्था और रोजगार के दृष्टिकोण से बिहार को देखा जाए तो सर उसमें कैसे बेहतर किया जा सकता है? देखिए, अर्थव्यवस्था में मैं 2-3 बातें पुनः इस पर बोलना चाहूँगा। ये देखिए, कृषि पर तो समय के साथ दबाव बढ़ेगा। हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जो हमारी एग्रीकल्चर की लैंड होल्डिंग है वो सीमित है, अभी भी छोटी ही है, और समय के साथ और उस पर दबाव बढ़ेगा। अधिक से अधिक लोग अगर कृषि में जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी, तो उतना जो है आर्थिक रूप से उनको फायदा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कृषि तो करना ही है, तो अनिवार्य है, बिना उसके तो कल्पना ही बेकार है मानव जीवन की। लेकिन अगर एक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें कि अगर कृषि पर ओवरलोड होगा, जितने लोग वास्तव में उस सेक्टर में खप सकते हैं उससे अधिक मात्रा में लोग उस कार्य को करना चाहेंगे तो दिक्कत होगा, उनकी आय उतना नहीं बढ़ेगी। तो कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी हमारे युवाओं को जाना होगा। जैसे हमने वही बताया कि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर का जॉब है, उस पर तो हम लोगों ने बात कर ही ली। स्किल पर जो हम जोर इसीलिए दे रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर पे भी अगर जॉब करते हैं, स्किल सेट अच्छा रहेगा, फ्यूचर फिट रहेंगे, समय के साथ आगे बढ़ेंगे तो बढ़िया आर्थिक रूप से जीवन यापन कर लेंगे। और इसके अलावा युवाओं को स्वरोजगार पर फोकस करना होगा, इसके लिए भी स्किल सेट जरूरी है। जैसे मैंने पहले बताया, स्वरोजगार में अब ये नहीं है कि आप पहले ही दिन से बहुत बड़ा फैक्ट्री या इंडस्ट्री खोल लेंगे, आप छोटे से ही शुरू कीजिए। वही मैंने बताया कि सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, लघु उद्यमी योजना है, PMEGP है, PMFME है। विभिन्न प्रकार की योजनाओं के तहत 10 लाख से 40 लाख रुपए तक की सहायता राशि सरकार के द्वारा प्रारंभ में दी जाती है। तो अगर आप अपना कोई छोटा कार्य करना चाहते हैं तो इसके माध्यम से आप अपना प्रारंभ करें। कुछ आपकी लर्निंग्स होंगी, कुछ सफलताएं होंगी, कुछ असफलताएं होंगी, लेकिन कम से कम आप सीख जाएंगे कि रोजगार में क्या चीज़ जरूरी है, कैसे कंपटीशन बढ़ता है। एक बार कोई चीज़ प्रारंभ करने के बाद आगे उसके ऑपरेशनल इशूज क्या हैं, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, स्केल अप कैसे किया जाए। उसके बाद आप बैंकों से या सरकार के द्वारा अन्य प्रकार की भी योजनाएं हैं, उनके माध्यम से अपने बड़े कार्य के लिए लोन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन व्यवसाय में भी, व्यवसाय एकदम उस तरह से नहीं है कि लोग सोचते हैं कि बहुत इजी कार्य है, ऐसा नहीं है। इसके लिए भी आपको जिस फील्ड में जाना है उसकी पूरी वही, जैसे मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसी रखिए। आज आप छोटा व्यवसाय कर रहे हैं, भविष्य में आप इसको कैसे बढ़ाएंगे। आज ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप कोई अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप चाहे गांव में ही बना रहे हैं, लेकिन आप ऑनलाइन माध्यम से आज इसे यूएस भी भेज सकते हैं। इस प्रकार की सुविधाएं इजीली उपलब्ध हैं। तो आपको यही सोचना है कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो भी सर्विसेज देना चाह रहे हैं, इसको हम कैसे स्केल अप कर सकते हैं, कैसे इसकी गुणवत्ता को हम अधिक से अधिक रखें कि उच्चतर स्तर पर हम इसे ले जाएं, ताकि अधिक से अधिक प्रॉफिट हम अर्न कर सकें। तो अगर युवाओं को रोजगार के बारे में भी सोचना ही चाहिए, और इस दिशा में भी अगर वो मेहनत करेंगे तो समय के साथ इसमें भी उनके जीवन स्तर में अच्छे तरीके से वृद्धि होगी और अपने जीवन में अच्छी आर्थिक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। बिल्कुल सर, अगला सवाल और है सर, जिस तरीके से लाल फीताशाही बिहार डेवलपमेंट में सर किस प्रकार बाधा बनती है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, ये तो भी एक इशू रहा है विभिन्न प्रकार के सरकारी कार्यों के लिए, खासकर रूटीन कार्यों के लिए। यस सर, आम जन को बहुत दौड़ना पड़ता है। ये एक कॉमन परसेप्शन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सत्य है, लेकिन फिर मैं इसमें कहूँगा कि आप जो है, जितने भी हमारे युवा साथी हैं, आपका RTPS है, राइट टू पब्लिक सर्विसेज, तो विभिन्न प्रकार के आपके जितने रूटीन कार्य हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, ये सारी सेवाओं के तहत RTPS में कवर्ड है। इसमें एक निश्चित समय सीमा के भीतर आपको वो सेवा मिल जानी है। इसी प्रकार से जो है लोक शिकायत निवारण का अधिनियम है, जो कि पूरे भारत देश में बिहार राज्य में अनूठा है। इसी प्रकार से विभिन्न विभागों के द्वारा अपनी जो जनता से जुड़ी हुई सेवाएं हैं उनको ध्यान में रख के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं। ऑनलाइन आप अप्लाई करें, सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करें, और आपको उसकी इंक्वायरी होने के बाद निश्चित समय सीमा के बाद सुविधा प्राप्त हो जाएगी। तो आप इसके बारे में जरूर जानकारी प्राप्त करें, किसी दलाल वगैरह के चंगुल में नहीं फंसना है। और अगर आपको वास्तव में कहीं दिक्कत है तो आप निसंकोच वरीय पदाधिकारियों के पास। मुझे ये कहने में आज भी कोई संकोच नहीं है कि अपने यहाँ पर कोई भी आदमी है, गरीब से गरीब भी आदमी वरीय से वरीय पदाधिकारी से कभी भी मिल सकता है ऑफिस आवर्स में, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये आसानी से उपलब्ध है। सभी पदाधिकारी नियमित रूप से फील्ड में भी जाते हैं। तो अगर आपका मान लीजिए कि नीचे स्तर के जो पदाधिकारी कर्मी वहाँ से आपकी समस्याएं नहीं सुलझ रही हैं, तो आप जरूर वरीय पदाधिकारियों के पास आएँ, निश्चित रूप से उनके द्वारा रुचि लेकर आपकी समस्या को हल किया जाए।
बिल्कुल सर। और जिस तरीके से सर आपने जिस तरीके से बताया कि कोई भी पदाधिकारी से आप मिल सकते हैं, बहुत सारे लोग डरते हैं पदाधिकारी से मिलने के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप किसी भी पदाधिकारी से मिलना चाहते हैं, चाहे वो जिला के जिलाधिकारी की क्यों ना, उनका एक प्रोटोकॉल होता है, बस आप प्रोटोकॉल जानिए और उनके समय को देखिए कि उनका मिलने का समय कब होता है, तो आप जरूर मिल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम दो बातें कहना चाहेंगे, सभी लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे। एक तो जैसे आप ठीक है, भले कम पढ़े लिखे हो सकता है आपको आवेदन लिखने नहीं आए, इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग इसको प्रीफर करते हैं कि कोई आदमी आए और वो स्वयं अपनी समस्या बताए। हम नहीं चाहते हैं कि कोई थर्ड पर्सन के साथ आए, कोई मिडिल मैन या थर्ड पर्सन के साथ आने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप आते हैं, अपनी समस्या को बताते हैं, आपकी समस्या हमें लगती है कि नहीं जेन्युइन है, ठीक है, इनको मदद किया जाना चाहिए, तो आवेदन तो कोई भी लिख देगा। यहाँ कार्यालय के भी कर्मी उपलब्ध हैं, वो आपको सहायता प्रदान करेंगे, आपकी कही हुई बात को लिख करके आवेदन के रूप में हमारे सामने ले आएंगे। लेकिन हाँ, ये है कि थर्ड पार्टी एलिमेंट, जो बैड एलिमेंट हैं, जो कभी कभी जो भोली भाली जनता है, गरीब जनता है, उसका फायदा उठाते हैं कि उसको टेक्निकल टर्म्स में आवेदन लिखने नहीं आता, तो उनके चंगुल में आपको नहीं पड़ना। आप पदाधिकारियों से मिलें, बेबाकी के साथ स्पष्ट रूप से अपनी बात कहें, निश्चित रूप से उसे सुना जाएगा। बिल्कुल सर। जिस तरीके से कुछ देर पहले सर आप एक क्वेश्चन में बीपीएससी को लेकर बता रहे, जिस तरीके 17वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई थी सर, और बीपीएससी को लेकर भी सर एक बहुत मुद्दा हाई लेवल पे हाईलाइट है सर, जिससे नॉर्मलाइजेशन का। और बिहार के सर एक प्रमुख टीचर जो खान सर पटना के नाम से जाने जाते हैं, तो सर उन्होंने भी स्टूडेंट का सपोर्ट किया। तो सर आप इस पे क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो ये मैटर बीपीएससी से संबंधित है, लेकिन जैसा कि हम लोग भी सुनते रहते हैं, और अभी हम लोग की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई थी बीपीएससी के चेयरमैन महोदय के द्वारा, तो उसमें उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 17वीं बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होगा। तो वस्तु स्थिति यही है, और बाकी तो जो भी परीक्षा के संबंधित रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, वो बीपीएससी के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो वर्तमान स्थिति यही है, और भविष्य के संबंध में जो बीपीएससी के द्वारा निर्णय दिया जाएगा वो निश्चित रूप से सभी पर एक समान रूप से लागू हो। बिल्कुल। और सर हमारा अगला सवाल है, जिस तरीके से आप सर अभी मुंगेर के जिलाधिकारी के पद पे हैं, मुंगेर का जिलाधिकारी होने के कारण सर आने वाले वर्षों में सर आप मुंगेर के लिए क्या विजन रखते हैं? देखिए, मुंगेर जिले में हम लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पर्यटन और अवसंरचना, ये 5 चीज़ें हैं जिन पर एकदम फोकस करने की और कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है, युवा साथी हैं, उनको इसका लाभ मिल सके। शिक्षा के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। स्वास्थ्य के बारे में भी अभी हमारा जो सदर अस्पताल परिसर है उसके बगल में उसका एक नया बिल्डिंग है, जस्ट इसका भी हम लोग उद्घाटन नेक्स्ट मंथ करवाएंगे। स्थानीय स्तर पर अगर हम लोग देखें तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना जगह जगह पर की गई है और की भी जा रही है। जहाँ जहाँ पर भूमि उपलब्ध हो जा रही है वहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जा रहा है। इसके अलावा प्रखंड स्तर पर CHC की स्थापना की गई है, अनुमंडलीय अस्पताल है। डॉक्टर से मेडिकल स्टाफ की कुछ कमी है जिसको हम लोगों ने रिपोर्ट किया है ऊपर में, तो उसकी भी भर्ती की प्रक्रिया की जा रही है। रोजगार के संदर्भ में हम लोगों ने बात कर ही ली है, और पर्यटन के क्षेत्र में भी जितने विभिन्न प्रकार के हमारे हैं यहाँ पर, चाहे वो खड़गपुर झील हो, चंडिका स्थान हो, भीम बांध हो, सभी के विकास में सभी जगह आप देखेंगे काम लगा हुआ है। इसको एक अगले स्टेज पर ले जाने के लिए कार्य हम लोग कर रहे हैं। और रोजगार के संबंध में हम लोगों ने बात कर ली, और संरचना के निर्माण में अगर हम लोग देखें तो विभिन्न प्रकार के, चाहे वो रोड हो, चाहे आपका NHT हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, इसके बाद आगे में आयुर्वेद महाविद्यालय का भी निर्माण प्रस्तावित है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के स्किल से संबंधित जो चीज़ें हैं उनका भी निर्माण प्रस्तावित है। मुंगेर जिले में औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए लगभग 650 एकड़ जमीन भी हम लोग एक्वायर कर रहे हैं संग्रामपुर में, ताकि भविष्य में वहाँ पर जो हमारे अगर कोई बड़ा उद्योग धंधा लगाना चाहें तो लैंड बैंक हमारे पास रहेगा। अगर ऐसे कोई उद्यमी आते हैं तो तत्काल हम लोग उनको भूमि उपलब्ध करा सकेंगे। तो सभी क्षेत्रों में जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसकी हम लोग नियमित रूप से मॉनिटरिंग करते हैं, और हम लोगों का प्रयास यही है कि हमारी जो मुंगेर का उसका सभी के सहयोग से तेजी से विकास हो सके। बिल्कुल। सर अगला सवाल मेरा ये, एक जिला अधिकारी के पद पे आपको सबसे ज़्यादा किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, चुनौती नहीं कहेंगे, अब ये है कि अब तो हम लोगों को जिलाधिकारी रहते हुए भी जो है ये 4था जिला हो गया, तो सभी चीज़ों का अनुभव है। लेकिन जो मुख्य कार्य है कि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय रहे। एक विभाग का काम अगर दूसरे विभाग के पदाधिकारी से है तो उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, सभी विभाग समन्वय के साथ काम करें, और प्रत्येक विभाग की हम लोग निश्चित रूप से मासिक समीक्षा करते हैं, ताकि जो भी इस विभाग की सरकार के द्वारा योजनाएं हैं जो आम जन को लाभ पहुंचाया जाना है उसमें अच्छी प्रगति रहे,
और उन सभी योजनाओं का लाभ आम जनता को प्राप्त हो सके। बिल्कुल सर, आपने सारे क्षेत्र को लेके बात की हम लोगों ने यहाँ पे पॉडकास्ट में। सर हमारा लास्ट में सर रैपिड फायर है, इसमें सर आपको एक वर्ड में सर आंसर देना है। सर कुछ सवाल है, 4-5 क्वेश्चन है सर। तो इसमें सर पहला क्वेश्चन है कि सर एक लाइन में मुंगेर को कैसे डिफाइन करेंगे? एक विकासशील जिले के रूप में। मुंगेर के लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास। मुंगेर में आपका फेवरेट प्लेस और टूरिज्म के लिए बेहतर प्लेस कौन से हैं? भीमबान। सर आप भीमबान कभी घूमने गए हैं? हाँ, भीमबान तो हम लोग बहुत बार गए हैं। इससे पहले तो हम जमुई जिले में डीएम थे, तो वहाँ से भी हम लोग गए हैं। और मुंगेर में रहते हुए भीमबान के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट भी हम लोगों ने पास किए हैं। अब वहाँ अन्य कुंड का भी निर्माण कराया जाएगा, उसका जो क्षेत्र है उसको बड़ा भी हम लोग कर रहे हैं। बाउंड्री का निर्माण कार्य वहाँ चल भी रहा है। तो भीमबान के विकास के लिए बिल्कुल हम लोग तत्पर हैं। भीमबान में सर आपको सबसे बेहतर क्या लगा वहाँ पे? देखिए, भीमबान तो वन विभाग के द्वारा है, तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं, चाहे पर्यटकों को घूमने के लिए हो, चाहे बच्चों के खेलने की सुविधा हो, चाहे जो ट्री हाउस का निर्माण किया गया है, चाहे कुंड की व्यवस्था हो, तो ये सभी चीज़ें हैं। और जितने भी हमारे पर्यटक जाते हैं, बस हम उनसे अनुरोध यही करना चाहेंगे कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको भी ध्यान रखें। जो पर्यटक स्थल है वो पर्यावरण की दृष्टि अच्छे बने रहें, इसके लिए हम सभी को आगे बढ़ के सहयोग करें। अंत में सर मेरा सवाल है, मुंगेर के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और उससे क्या उम्मीद करेंगे? देखिए, सभी लोगों को जो हमने पहले ही कहा, खासकर हमारे जितने भी युवा साथी हैं, देखिए आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है, तो अवसर का भी युग है। यस। अब आप किसी एक चीज़ के भरोसे नहीं बैठे रह सकते, किसी एक चीज़ के लिए नहीं कह सकते कि हम 10 साल से बस इसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस बार नहीं हुआ, अगली बार नहीं हुआ, वेट एंड वॉच। ये नहीं है, आपको बिल्कुल एक्टिव रहना होगा। आप 2-3 फील्ड, 2-3 डायमेंशन, 2-3 डोमेन में कार्य करें। गंभीरता से पहले विचार कर लें, हड़बड़ी में निर्णय नहीं लें। विभिन्न प्रकार के फैक्ट्स को देख लें, अनुभव को देख लें, अपने स्किल्स को देख लें, अपने पीयर्स से मदद ले लें, आप अपने शिक्षकों से मदद लें। आप 2-3 फील्ड में प्रयास करें कि आप किस में आगे जा सकते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें प्रयास करें। सामाजिक रूप में मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि देखिए, छोटे छोटे लड़ाई झगड़े इन सब में पड़ने की जरूरत नहीं है आपको। उससे आपका केवल समय और श्रम बर्बाद होता है, धन बर्बाद होता है और कोई विशेष उन्नति नहीं। आप जीवन में ये प्रयास करें कि आप बड़ा कैसे बनेंगे। छोटी समस्याएं ऑटोमेटिक और छोटी आपको लगने लगेंगी, इनफैक्ट वो खत्म भी हो जाएंगी। तो भूमि के हम लोग देखते हैं छोटे छोटे विवाद, खिड़की का विवाद, नाली का विवाद, रास्ते का विवाद या अन्य विभिन्न प्रकार की विवाद, जिनसे जीवन में किसी प्रकार का कोई लाभ हानि नहीं हो, उस पर पढ़ के समय नहीं बर्बाद करना है। प्रयास कीजिए कि आप जीवन में इतने बड़े हो जाएं कि ये सब विवाद ही खत्म हो जाए। बिल्कुल। तीसरी बात कि जितने भी हमारे युवा साथी हैं, कि आप अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। बड़े बुजुर्ग हैं उनका ख्याल रखें, शिक्षकों का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, पर्यावरण का सम्मान। और चौथी बात कि जब भी आप बैठें तो पॉजिटिव चीज़ों को डिस्कस करें। खामियां क्या हैं जरूर डिस्कस करें, लेकिन इस दृष्टिकोण से डिस्कस करें कि उसमें सुधार क्या लाया जा सकता है। आपके शहर की समस्याएं होंगी, आपके मोहल्ले की समस्याएं होंगी, आपके गांव की समस्याएं होंगी, राजनीतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, विभिन्न प्रकार की समस्याएं। आलोचना आप कीजिए, लेकिन आलोचना का उद्देश्य ये होना चाहिए कि इससे सुधार क्या हो सकता है और हम उसमें क्या योगदान दे सकते हैं। कोई जब हर नागरिक इस दृष्टिकोण से सोचने लगेगा कि हम कोई भी कंट्रीब्यूशन करें, कितना भी छोटा क्यों ना हो, हम पॉजिटिव कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करें। जैसे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप 4 दिन की ब्रेक मिला, आप गांव में आए, तो आप मैथमेटिक्स का कोई एक कठिन कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मैथ को बहुत रुचिकर तरीके से बच्चों को कोई उसकी कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं कि बेटा इसको इस तरीके से पढ़ो। ये आपका एक पॉजिटिव क्रिएटिव अनुष्ठान ही हुआ। अब गांव में बैठकर 4 दिन इधर उधर घुमा फिरी किए, उसके बाद वापस लौट गए, तो इससे अच्छा है कि जब आप आएँ, ठीक है आपका कोई व्यक्तिगत कार्य है उसको आप कर लें, लेकिन समय बचता है तो जरूर कुछ ना कुछ आप पॉजिटिवली क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो चीज़ के बारे में हमेशा सोचिए। तो जब हम लोग एक सकारात्मकता का माहौल लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। तो बहुत लोगों ने कहा कि जो है हम लोगों ने जब एथलेटिक्स वाले जो हमारे यहाँ पर एसोसिएशन के लोग हैं उनको बुलाया, लोगों ने कहा कि सर आज तक तो किसी जिले ने नहीं कराया है, इतना बड़ा आयोजन होगा, कैसे होगा। और मात्र 7 दिन में मैं आपको बताऊं कि हम सभी लोगों ने मिल करके, और ऐसा नहीं कि अन्य कामों को हमने छोड़ दिया, अपने दैनिक कार्यों को करते हुए जो प्रशासन किया, इस मैराथन का हम लोगों ने मात्र 7 दिन की तैयारी में फुल मैराथन का आयोजन कराया और हजारों की संख्या में इसमें धावकों ने भाग लिया। 18 राज्यों के धावकों ने भाग लिया।
और इसका एक अच्छा सामाजिक संदेश भी गया युवाओं के लिए। इसी प्रकार से भी जैसे हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि हम लोग 100 फीट ऊंचाई का तिरंगा झंडा जो है स्थापित करें। केवल हमारी जो युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उसको प्रेरित करने के लिए और हमारे जो महापुरुष हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया उनको याद करने के लिए। तो हमेशा एक जहाँ भी रहिए सकारात्मक, जो आप रूटीन में कार्य कर रहे हो तो करते ही रहिए, उसमें तो कोई बात नहीं हो, आपको करना भी है, लेकिन जहाँ भी रहिए एक सकारात्मक सोच के साथ रखिए, लक्ष्य अपने लिए निर्धारित कीजिए और उसको पाने का प्रयास कीजिए, और किसी भी प्रकार से अपने को नेगेटिव मोड में मत रखिए। बिल्कुल आप में क्षमता है, मैं अपने 14 साल के अनुभव से बिहार में कह सकता हूँ कि हमारे जो युवाओं में क्षमता, आप में बहुत पोटेंशियल है, चाहे वो मेधा की बात हो, बुद्धि की बात हो, मेहनत करने की क्षमता हो, आप किसी से कम नहीं, सभी से आगे हैं। आप किसी भी चीज़ को अपने में कमी मत मानिए। आप किसी चीज़ में मान लीजिए पढ़ाई में पीछे हैं, कोई बात नहीं, आप 2 महीने 3 महीने 6 महीने में आप सीख लेंगे, उसमें ऐसा क्या चीज़ है। इसलिए आप किसी भी चीज़ में अपने को कमतर नहीं मानना है, आप बस ये निश्चय कर लीजिए कि आप कर सकते हैं और आप कर लेंगे। इसलिए पूरे मनोयोग के साथ आप जीवन में जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें लग जाइए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आने के लिए। सर जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, हम कामना करते हैं कि आप मुंगेर को और डेवलपमेंट की ओर ले जाए, और आपके वजह से आज मुंगेर कहने की बेहतर तरीके से जाना जा रहा है, और आपकी काफ़ी प्रशंसा मुझे सुनने को मिलती है जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए और अपना कीमती समय निकालने के लिए।